नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट से, जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं और जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी जरूर फॉलो कर लेंगे। और इसी के साथ हम आज देखने जा रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले क्वाड है, बहुत चर्चित विषय है ये आपका, आईआर का पार्ट है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है ये आपका। उसके बाद जो सेकंड आपका यहाँ पर आज आर्टिकल रखा गया जीएसटी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक वर्डिक्ट या एक ऐसा कमेंट आया है, ऐसा समझिए कि जीएसटी में जो राइट्स है स्टेट और सेंटर के वो इक्वल है ना। तो इस तरीके से ये वापस से न्यूज में आया और हमेशा के लिए हमारा इंपॉर्टेंट डोमेन है। जीएस पेपर 3 का इकोनॉमिक्स का भी कोर पार्ट है और क्योंकि 246 जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 279 है, इन सब से ये रिलेटेड है ना। तो वो आपका जीएस पेपर 2 से भी लिंक्ड है, इसलिए एक बार मेंस में जीएस पेपर 2 में जीएसटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हमको प्री प्लान नहीं जाना, कोई भी टॉपिक हो तो उसका इकोनॉमिक एंगल, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, सारे एंगल्स को जब हम देखेंगे तो हम वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आंसर राइटिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको आप जीएस पेपर 2, 3 दोनों में रख सकते हैं, सेकंड और थर्ड में। तीसरा जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलिस्ट अप्रोच के कारण लगातार रिजर्वेशन का कार्ड हर गवर्नमेंट जो है खेलती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो तीसरा यहाँ पर टॉपिक है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर लोकल बॉडीज में। तो अभी एमपी गवर्नमेंट ने जो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ा दिया था, है ना, वहां पर आप देखेंगे तो 27% की मांग हो रही थी। तो यहाँ पर वापस से वही चीजें आई हैं कि जो आपका 50% से ऊपर जो बेल्ट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो एमपी गवर्नमेंट का है ये थर्ड टॉपिक है, इसको देखेंगे हम लोग और इसको जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप कि लोकल जो बॉडीज है, जो हमारे यहाँ 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हुआ है, आप लोगों ने जो पढ़ा भी होगा, 3rd ईयर की बात कर रहा हूं मैं, म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा हूं, पंचायती राज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आप जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं इसको। पॉपुलिस्ट अप्रोच किस तरीके से जो है सरकारें इस तरीके से चीजों को लाती है और उसको अपने हित में जो है उसका दोहन करती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच जो आपका क्राइसिस है लगातार बढ़ता चला गया, तो उससे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्रमिक रूप से। उनमें जो है वो क्या देखा जा रहा है, महंगाई देखी जा रही है, उनकी दरों में वृद्धि देखी जा रही है। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वो 80% अपनी रिक्वायरमेंट का क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। अब समझिएगा कि अगर हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और हम इंपोर्ट पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो हम खरीदारी किस में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं। रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कम होती जा रही है लगातार, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड के कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक में है और हमारी जो इकोनॉमी है अभी भी वो रिवाइव हो रही है। अब अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट, क्या बोल सकते हैं आप इसको, बैकबोन बोल सकते हैं इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन से चाहे आपके खाने की चीजें हो, चाहे पहनने की चीजें हो, तो जितना भी फ्रेट कॉरिडोर है उन पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, प्रत्यक्षता वहां पर प्रभाव उन पर देखा जा सकेगा। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। तो जीएस पेपर 3 में आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम, एक फोरम है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में रख सकते हैं जीएस पेपर 2 में। अब पहले टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्वाड है,
बहुत पुराना टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। हमेशा मैं बोलता हूं आईआर को पढ़ने का एक तरीका होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज अगर देखेंगे आप तो उसमें सिर्फ एक चीज है, बैलेंस ऑफ पावर। पुराना टॉपिक है, हमेशा मैंने बोला है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो बेस है आपका वो बैलेंस ऑफ पावर। मान लीजिए कि कोई भी एरिया इंडो पैसिफिक है या आपका आईओआर रीजन है ना, या पैसिफिक का रीजन है, तो वहां पर क्या होगा कि विभिन्न देश अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे और ये सोचेंगे कि जो शक्ति का पलड़ा भारी हो या जो शक्ति का झुकाव हो पावर का, वो उनके हित में हो, ठीक है ना। तो वहां पर जो हमेशा जो दौड़ होती है, होड़ होती है, वो किसके लिए होती है? शक्ति संतुलन, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। तो यहां पर क्वाड को लाया गया, तो इसके पीछे भी कुछ मकसद होगा। सीधी बात है, चाइना को मैं हमेशा बोलता हूं कि वो ड्रैगन है, मतलब जहां भी खड़ा होगा वो अपने मुंह से आग निकालता रहेगा, ठीक है। तो एग्रेसिव राइज है उसका। अगर आप उसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, तो आप देखेंगे एग्रेसिव राइज करता है। चाहे आपका जापान वाला एरिया ले लीजिए आप, चाहे इंडो पैसिफिक वाला रीजन ले लीजिए, हिंद महासागर वाला क्षेत्र देख लीजिए, तो वो लगातार जो है अपनी पॉलिसीज से क्या कर रहा है? अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहा है, अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाह रहा है। उसके पीछे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो जब वो आजाद हुआ 1949 में, उसने एक ही वहां पर टारगेट डिसाइड किया कि 2049 तक मुझे वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर सुपर पावर बनना है। तो उसका मेन टारगेट क्या है? यूएसए। मैंने बार बार बताया कि चाहे ओबीओआर हो आपका, जिसको वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं, बाद में उसी को बेल्ट रोड इनिशिएटिव बोला जा रहा है, तो वहां के लीडर्स एक ही चीज में काम कर रहे हैं, उसका टारगेट यूएस है, उसको फर्स्ट नंबर पे जाना है और वो उसी पाथ पर रेगुलर चलता आ रहा है। चाहे हु जिनताओ रहे हो, चाहे शी जिनपिंग हो, है ना, चाहे जितने भी लीडर्स देखिए आप, वो क्रमिक रूप से उसी दिशा में अग्रसर है लगातार, ठीक। तो उसके राइज को रोकने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को वहां पर इंश्योर करने के लिए 4 कंट्रीज ने यहां पर क्वाड को बनाया। किसने बनाया? अब चाइना के काउंटर में देखिए कौन कौन होगा इसमें? 4 नेशंस, खुद सोचिए। यूएस होगा क्या? जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और इंडिया होगा, ठीक। तो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है जापान में, जो आपका सेकेंड इन पर्सन क्वाड लीडर समिट हुई है टोक्यो में 24 मई 2022 को 2022 को। तो इसको जो है उन्होंने अटेंड किया, इसलिए ये न्यूज में। अब लोग क्या करते हैं कि इस फैक्ट को याद कर लिया कि भैया 24 मई 2022 को रात को 12 बजे 12:10 पे ये समिट हुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये फैक्ट है, बच्चे भी याद कर लेते हैं, फैक्ट्स को सिर्फ देखना होता है। मई 2022 अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा तो क्या करेगा वो? मई डेट बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन कभी कभी स्टेट में पूछ लेते हैं, है ना। तो हमको सरसरी निगाह से देखना है, इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, हमको कोर पार्ट में जाना है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है? कंटेक्स्ट है। इसके बाद यहाँ पर हम कंसेप्ट पे जाएंगे। तो सीधी बात है कि इसकी ओरिजिन का कुछ बेसिस रहा होगा, ठीक है ना। जो मालाबार आप एक्सरसाइज देखते हैं तो वो एक तरीके का मिलिट्री एक्सरसाइज है, और मिलिट्री एक्सरसाइज अगर कोई भी देश जो है, अगर कई सारे देश मिलके कर रहे हैं, या तो वो बाइलेटरल होगा या मल्टीलैटरल होगा, द्विपक्षीय हो सकता है या बहुपक्षीय हो सकता है वो, ठीक। तो ये एक्सरसाइज करते क्यों? वो दिखाते हैं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि कल को अगर किसी भी देश को आवश्यकता होगी तो हम लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो आपका विश्व युद्ध के पहले या पहले का दौर देखेंगे, कोलोनियलिज्म का, 17th सेंचुरी में जाएंगे, 18th सेंचुरी में जाएंगे, तब क्या होता था कि कोई एक जो है वहां पर ऐसा ऑर्डर नहीं था, वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पर रूल ऑफ लॉ को जो है इंश्योर किया गया। लेकिन अब क्या है कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है जो रूल ऑफ लॉ से गवर्न हो रहा हो, सभी के राइट्स जो हैं वो आपके इंश्योर किए जा सके, है ना, और सभी के जो हित हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उनको भी सुनिश्चित किया जा सके, वहां पर न्याय भी उपलब्ध कराया जा सके। तो इसकी जो ओरिजिन का जो आपका रिलेशन है किससे है? 2004 में जब सुनामी आई थी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है हमारे 2006 का जो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है उसमें भी इसको जो है बताया गया, और यही हमारा सिलेबस में यूपीएससी ने जो आईएएस का पेपर आप लोग देते हैं तो वहां पर उसने डिजाइन किया, उसने लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। कई जगह आप स्टेट पीसीएस में देखते होंगे, जैसे एमपी वगैरह में, बिहार वगैरह में, तो इसको केस स्टडी में भी पढ़ते हैं हम। 2004 में अंडमान निकोबार में क्यों तबाही नहीं हुई थी, तो ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने ऐसी किस चीज को अपनाया था कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से अपना बचाव कर लिया था। वहां पर मैंग्रोव्स को यूज किया था उन लोगों ने। तो कभी ऐसा नहीं होता कि हर जगह टेक्निकल एजुकेशन ही काम आती है, वहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको मैं इंपेरिकल मेथड बोलता हूं, अनुभवात्मक जो ज्ञान होता है, वो जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य होता है, ठीक है ना। तो 4 कंट्रीज हैं, क्वाड के बारे में थोड़ी सी कंटेक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। तो भैया 4 देश हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये कैसा फोरम है? तो इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। इसमें 4 देश हैं आपके, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? खुद समझिए, खुद सोचिए और आराम से लिखिए, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फ्री, ओपन,
प्रॉस्परस और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, दैट्स इट। इसके बाद इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो कब हुई, तो 2007 में हुई थी। और इसको एक ऐसे अलायंस के रूप में जाना जाता है, गठबंधन के रूप में जाना जाता है, जो आपके लोकतांत्रिक देशों का एक क्या है एक गठबंधन। और कैसी लोकतांत्रिक देश लिख दिए, मैरीटाइम। क्यों? क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा सिक्योरिटी को ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप रिसोर्सेस को ले लीजिए, तो सारी तरीके से सबसे ज्यादा रणनीतिक आयाम पर महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या हो गया आपका, वही हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद ठीक है, तो इसमें इसको कैसा मतलब एक फोरम माना जाता है, गठबंधन माना जाता है, तो सीधा लिख दिया इन्होंने समुद्री लोकतंत्र। अब ये लिखने की कला है केवल, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें शिखर सम्मेलन होता है, इसमें इंफॉर्मेशंस को वहां पर हम क्या करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का, सैन्य अभ्यास किया जाता है, सम्मेलन होते हैं, वो भी रेगुलरली किए जाते हैं, नियमित रूप से किए जाते हैं, है ना। अब 2007 में जब इसको एस्टैब्लिश किया गया तो इसमें 4 सदस्य देश थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स टाइम टाइम पर जो है आके वहां पर बैठकों का आयोजन किया करते थे। और जो इसका विचार है वो रखा किसने था, तो जापान के जो आपके प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, उन्होंने 2007 में इसका कंसेप्ट दिया था, क्वाड के एस्टैब्लिशमेंट का जो है अपना थॉट्स रखा था। इसके बाद जो चीन है, चाइना है, उसने क्वाड के सदस्यों के विरुद्ध जो है औपचारिक का मतलब फॉर्मल, जो आपका स्ट्रैटेजिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो आपका प्रोटेस्ट होता है, विरोध होता है, तो चाइना बोला भैया ये तो आप गठबंधन कर रहे हो, ये तो गुटबाजी है, हमारे खिलाफ हमको दबाने के लिए ये जो है आपने इस तरीके का गठबंधन तैयार किया, तो उसने अपोज किया इसको, ठीक है। और इसके बाद उसने दबाव बनाना स्टार्ट किया, राजनीतिक दबाव भी बनाया, और एशिया पैसिफिक जो एरिया है वहां पर अमेरिका और चाइना के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट, जिसको संघर्ष बोलते हैं, वो बढ़ता चला गया। और उसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया जो है उस फोरम से बाहर हो गया। तो ये तो कहानी हो गई 2010 तक की। अब 2010 में वापस से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मिलिट्री कॉपरेशन था, ये देखिए टॉप मोस्ट आपके स्ट्रैटेजिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस का क्या है, डायमेंशन है आपका, है ना, जिसमें हम मिलिट्री कॉपरेशन की बात करते हैं। तो वापस से वहां पर जो मिलिट्री कॉपरेशन था वो बढ़ना शुरू हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया, है ना। तो उससे फिर ऑस्ट्रेलिया की क्वाड में वापसी हुई थी, वो भी कैसे, जो नौसैनिक अभ्यास हुआ आपका, मतलब नेवल एक्सरसाइज। इसके बाद 2012 में जो जापानीज पीएम है, उन्होंने यहां पर ज्यादा दबाव डाला, जो आपके किस आइडिया पे, मतलब एक नया विचार दिया, नया कंसेप्ट दिया कि भैया एशिया में डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, क्या बोला इन्होंने कि एशिया की लोकतांत्रिक सुरक्षा के विचार पर इन्होंने जोर दिया। बोला इस तरीके से यहां पर शांति और स्थिरता को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, और उसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। 2017 में ये कंटेक्स्ट सामने आया, और जो सबसे पहली बार वहां पर ऑफिशियल या आधिकारिक वार्ता जो हुई वो फिलीपींस में हुई थी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसके, तो सीधी बात है, इंडो पैसिफिक एरिया में फ्री किससे फ्री, किसी भी पॉलिटिकल इंफ्लुएंस से या मिलिट्री इंफ्लुएंस से, शांति और स्थिरता को बनाए रखना, किस क्षेत्र में, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में। दूसरा, चीनी प्रभुत्व को कम करना, मतलब चीनी जो वर्चस्व है उसको कम करने के लिए रणनीतिक समूह के रूप में इसको स्थापित किया गया। कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें, कोर मतलब क्या, केंद्र बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो क्वाड जो है वो क्या सिक्योर करना चाह रहा, तो मैंने पहले ही बोला कि वैश्विक व्यवस्था रूल्स बेस्ड। रूल की बात क्यों करते हैं, पहले एक राजा होता था, उसी के अंदर कार्यपालिका भी होती थी, न्यायपालिका भी होती थी, विधायिका भी होती थी, कोई कानून वानून तो था नहीं, किताब थी नहीं, जो दिमाग में आया वो उन्होंने कानून बना दिया। तो भैया 16वीं शताब्दी के बाद जब ये समझिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, लिबरलिज्म जब आपका आ रहा है, बहुत सारे थिंकर्स आ रहे हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, तो लोगों के बीच जो है अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी। तो वो बोलेंगे कि भैया विधि का शासन स्थापित करिए, विधि का शासन, एक रूल बनाइए, कानून की किताब बनाइए, उसके हिसाब से शासन करिए। किसी व्यक्ति विशेष में सारी जो शक्तियां हैं उनका संकेंद्रण होने से वो तानाशाह के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरीके के आयाम से बचने के लिए, आम जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इस तरीके के कंसेप्ट को सामने लाया गया, ठीक, कि वैश्विक व्यवस्था जो है वो आपकी विधि के शासन पर क्या होगी, निर्धारित होगी। इसके बाद यहां पर जो नेविगेशन है वो बिल्कुल फ्री बनाए रखना है, वहां पर फ्रीडम रखना है, और जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो भी लिबरल होना चाहिए। एलपीजी आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन लिख के दिखाइएगा कि 1991 का जो एलपीजी लागू किया गया भारत में, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़े हैं, उससे भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़े, इन्हीं डायमेंशन में लिखिएगा, 4 डायमेंशन में। क्या क्या, सोशल,
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपका साइकोलॉजिकल लेवल में भी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम हमेशा लिखते हैं कि नारी का वस्तुवादीकरण। आप देखिएगा कि कोई भी ऐड है, मान लीजिए शेविंग क्रीम का आ रहा है, अब वो है तो मेंस का, लेकिन उसमें ऐड कौन कर रही है? महिलाएं कर रही है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया वहां पर। क्यों किया गया? अब ये समझिएगा कि ये किसका बाय प्रोडक्ट है। क्या ये लिबरलिज्म का बाय प्रोडक्ट है? क्या ये सीधा जाके कैपिटलिज्म से आपका लिंक्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस तरीके से कनेक्ट करके आप ये आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है, तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसका एक और भी एम है कि जो डेप्थ फाइनेंसिंग होती है इंडो पैसिफिक रीजन में नेशंस के लिए, जैसे ये बहुत सारे देश हैं, उनको जो है डेप्थ फाइनेंसिंग चाहिए। तो जैसे वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंस करता है ना। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो आईएमएफ करता है। तो भैया अल्टरनेटिव डेप्थ जो फाइनेंसिंग है वो कहां से प्रोवाइड करेंगे? उसका ऑफर तो ये भी कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना। तो ऋण, वित्त पोषण, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था को क्या करना? उपलब्ध कराना। इसका एक और भी विकल्प हो गया, इसका एक और भी ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य हो गया। इसके बाद और भी जो आपके कंटेम्पररी इशू है, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, समुद्री सुरक्षा हो गई, मानवीय सहायता, जो कैलामिटीज होती है नेचुरल, जैसे कोविड वगैरह हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, महामारी हो गया, है ना, और शिक्षा से भी रिलेटेड जो विचार है उनका आदान प्रदान करना। तो ये सब जो है इनसे लिंक्ड है। इसके बाद महत्व क्या है इसका? तो पहली चीज, रणनीतिक रूप से जो चाइना है उसकी आर्थिक और सैन्य जो आर्थिक आयाम है और जो सेना के आयाम से संदर्भित उसकी शक्ति है, उसको मुकाबला करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इसको जो है बनाया गया है, पहला महत्व। दूसरा, ये चाइना का एग्रेसिव राइज लगातार है, ठीक है ना। चाइना की जो हॉस्टिलिटीज है वो राइज हो रही है बॉर्डर्स पे, ठीक है। तो वहां पर भारत जो है चाइना का मुकाबला करने के लिए अन्य क्वाड जो नेशन से क्वाड राष्ट्र उनका समर्थन ले सकता है। उसके बाद नौसैनिक मतलब नेवल जो आपका डायमेंशन है ना, नेवल फ्रंट पर भी जो है वो मदद ले सकता है। और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें स्ट्रैटेजिक जो भी डायमेंशन है उसमें वो आपका क्या ले सकता है? बेनिफिट ले सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी की बात करेंगे हम लोग। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले अपन थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, ये लाया क्यों गया था, बाद में आर्टिकल देख लेंगे। जीएसटी है क्या? सॉरी, अब अगर जीएसटी की बात करें तो ये एक तरीके का टैक्स है, ये तो समझ में आ रहा है। टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है आप ये बताइए। सरकार की आय क्या है? सरकार के पास पैसा कहां से है? सरकार कहीं नौकरी करती है क्या? नहीं करती। तो भैया सरकार को भी कहीं से आय चाहिए, तभी तो वो व्यय करेगी। जब आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आप एक्सपेंडिचर कैसे करोगे? पहली चीज, ठीक। तो सरकार की आय कहां से होती है? या तो वो टैक्स लगा दे, या कोई टैरिफ लगा दे, कोई शुल्क लगा दे, है ना। किसी को डेप्ट दिया है, अगर ऋण दिया है तो उससे आने वाला आपका इंटरेस्ट होता है, या उसकी जो पीएसयूज है जो वो अर्न कर रही वो होता है। तो उसी में से टैक्स जो है एक मेन डायमेंशन होता है जो सरकार के पास जाता है। टैक्स दो प्रकार के होते थे, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। समझिएगा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे आप जॉब कर रहे हैं और आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स, आप ही के ऊपर टैक्स लग रहा है और आप ही उसको पे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्षता, जिसके ऊपर टैक्स आरोपित किया जा रहा है और जो टैक्स को वहां पर फिल कर रहा है, जो पे कर रहा है, वो दोनों सेम है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे रेस्टोरेंट गए आपने डिनर किया, पार्टी वार्टी की, और उसके बाद आपने क्या किया? वहां पर बिल पेमेंट किया। अब बिल पेमेंट में वहां पर क्या आता था? सर्विस टैक्स आता था। क्या आता था? है ना, 18% है, 10% है, 15% है, लग्जरी के हिसाब से जो भी आपका टैक्स वहां पर लगता था। तो वो टैक्स आया, तो वो टैक्स आप किसको दे रहे हैं? ओनर को दे रहे हैं। उसके बाद ओनर जाके उसको फिल कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो टैक्स लगा आप पर, लेकिन आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, पे कोई तीसरा कर रहा है उसको। तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का हिस्सा। इसमें क्या होता था? एग्जाम्पल समझिएगा कि जैसे आपका गेहूं है, गेहूं से बना क्या? आटा, आटे से बना ब्रेड, और ब्रेड से बना पिज्जा। समझिएगा, हर स्टेज पर इस पे टैक्स लग रहा था। एक बार यहां पे लगा जब अपन गेहूं से आटा बनाए, फिर आटे से जब हमने ब्रेड बनाया तो भी लगा, और फिर ब्रेड से पिज्जा बनाया तो वहां भी लगा। तो कहने का मतलब ये पूरी वैल्यू पे, मान लीजिए ये 10 रुपए था, है, तो 10 रुपए में यहां भी लगा, फिर उसके बाद यहां भी लगा और यहां भी लगा। हर स्टेज पे टैक्स का क्या हो रहा था? रेपिटेशन हो रहा था। कहने का मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था वहां पर, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या किया सरकार ने कि बोला भैया ऐसा है कि 10 रुपए है किसी चीज की वैल्यू, अगर उसमें वैल्यू एडिशन हो गया, मूल्य संवर्धन हो गया, ठीक है ना, उसको प्रोसेस कर दिया हमने, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 12 रुपए। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 2 रुपए हुआ ना। तो अब 2 रुपए में टैक्स लगेगा, ना कि 12 रुपए में। ये वहां पर चेंज किया गया था,
ठीक है ना, इसीलिए जीएसटी लाया गया। तो इससे आम जनता का भी लाभ हुआ और टैक्स कलेक्शन बढ़ा, तो उससे सरकार को भी उससे फायदा हुआ। और इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट भी आपका क्या होता है, सशक्त होता है। सहकारी संघवाद का जो आपका क्या है कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि यहां पर राज्यों को भी ज्यादा प्राधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो अब इसको देखेंगे कि बोला क्या है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब ये बोला है कि जो जीएसटी है उससे रिलेटेड जो भी रूल बनाने की शक्ति है वो राज्यों और केंद्रों को समान अधिकार है अपने अपने डोमेन में वहां पर रूल्स बनाने का, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर यह भी बोला कि ये जो रूल्स है, जो लेजिस्लेशन के लिए, विधान बनाने के लिए जो अधिकार है वो पृथक प्रकार के होंगे और समान रूप से दोनों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जीएसटी के बारे में देख रहे हैं तो सबसे पहला ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, ठीक है, और ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब 101वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना। अब ये समझिएगा कि जो जीएसटी इकोनॉमिक फेडरलिज्म के अंदर नहीं आएगा क्या, ये आपका आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको पास किया गया 2016 में, लागू हुआ भारत में जुलाई 2017 से पूरे देश में। ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इसके निर्धारण में कि किस तरीके से स्लैब्स को बनाना है, कैसे टैक्सेस को इंपोज करना है, कैसे टैक्सेस का कलेक्शन करना है, इसके बारे में जो भागीदारी है वो स्टेट और सेंटर की दोनों है। तो इसको एज अ एग्जांपल यूज कर सकते हैं क्या हम लोग कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ज्यादा सशक्त हो रहा है, एम्पावर्ड हो रहा है यहां से। इसके बाद यहां पर डुअल जीएसटी की जो है व्यवस्था लगाई गई है, बनाई गई है। जैसे सेंटर जो लगा रहा है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जो लगा रहा है उसको हम बोल देते हैं स्टेट जीएसटी है, ठीक है ना। और इसमें टैक्स के लिए कॉमन बेस बनाया गया है, ठीक। और जो आपका इंटर स्टेट, मान लीजिए कोई चीज है जिसका आवागमन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसको इंटर स्टेट क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। फिर वो वापस से जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे इंपोर्ट है गुड्स का, सर्विसेज का, उनको जो है इंटर स्टेट सप्लाई के रूप में ट्रीट किया जाता है और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंतर्गत आता है और इसमें एप्लीकेबल होता है आपका कस्टम ड्यूटी। इसके बाद जो सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है और जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी है, इनके जो रेट्स को जो डिसाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो भैया म्यूचुअल जो है वहां पर एग्रीमेंट को देखा जाता है कि जो आपसी किस तरीके से सहमति बनती है, म्यूचुअली वो एग्रीड होते हैं सेंटर और स्टेट, तब उसको डिसाइड किया जाता है। उसके बाद जीएसटी जो काउंसिल है जिसको स्पेसिफिकली इसी डोमेन के लिए बनाया गया है वो रेट्स को नोटिफाई करता है। अभी जो आप स्लैब देखेंगे तो 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और ये सब रेट रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल 246A है ये अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, तो इसलिए लाने की जरूरत थी क्योंकि जब आप सेंटर और स्टेट रिलेशन पढ़ना चालू करेंगे तो 245 से चालू ही करेंगे। तो भैया सेंटर और स्टेट के अगर लेजिस्लेशन में फर्क आ रहा है तो वहां पर तो यहां पर अमेंडमेंट बनता था, इसलिए यहां पर अमेंडमेंट हुआ कि 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया उसके अंतर्गत इसको इंसर्ट किया गया। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो प्रत्येक राज्य है उसका जो लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है, उसको संघ या राज्य के द्वारा जो भी वस्तु और सेवा पर आरोपित होने वाले कर हैं उनके संदर्भ में उनको कानून बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है। इसके बाद संसद के पास भी कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है ना। और जहां पर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति जो है इंटर स्टेट हो रही है, इंटर स्टेट जो आपका ट्रेड होता है, कॉमर्स जो है उसके दौरान जो होता है उसमें भी संसद को जो है शक्ति दी गई। जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 279A है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको बनाया किसके द्वारा किया गया था, तो भैया इसका गठन जो किया था वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और ये सीधे जानते हैं आप कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। हमारे यहाँ वो राष्ट्र का प्रमुख है लेकिन नाम मात्र का है। वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है और राष्ट्रपति डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसका प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। इसके बाद हम यहां पर क्या देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो भैया बनाया गया होगा तो कोई इसका चेयरपर्सन होगा, है कौन है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद फिर जो और सदस्य होते हैं वो सरकारों के द्वारा जो है मनोनीत मंत्रियों के साथ होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जो मिनिस्टर्स हैं नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, है ना, उनके भी मेंबर्स वहां पर होते हैं। और यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को देखा गया है और उसको सशक्त भी किया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि वोटिंग पावर कैसी है तो भैया 1/3 और 2/3 है। 1/3 सेंटर की है, 2/3 स्टेट्स की है। लेकिन यहाँ पर गेम दूसरी जगह है। कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वोटिंग राइट्स का वो 3/4 मेजॉरिटी से
लिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि कोई भी एक जो है आपस में अकेले नहीं ले सकता यहां पर, ठीक है। अब समझिएगा कि जो आर्टिकल 279A है उसमें जो काउंसिल्स, जो आपकी जीएसटी काउंसिल है, अगर वो कोई रिकमेंडेशन देती है किसको, उसका काम क्या है ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस परिषद का काम क्या है। तो सीधी बात है, इसको बनाने का उद्देश्य एक है कि केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे सलाह देना कि कैसे छूट दी जाए, किस पर कौन सा टैरिफ लगाया जाए, किस रेट से टैक्सेस को लिया जाए, है ना। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो है कैसे अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से जीएसटी को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, इस तरीके के जो सारे प्रावधान है उस पर वो सलाह देती है, ठीक है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या विभिन्न कमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर सहकारी संघवाद को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए, जो कि बैकबोन है जीएसटी की। दूसरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है इंपॉर्टेंट है वेलबींग के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, किसके, भारतीय लोकतंत्र के, इंडियन डेमोक्रेसी के। उसके बाद जीएसटी ऑर्डर जो है वो दिया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जो भी आदेश है वो देती है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो भैया वो रिकमेंडेटरी होती है नेचर में, केवल अनुशंसात्मक होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो परसुएसिव होती है। इसके बाद अगर कोई विशेष राज्य जो है वो उसकी रिकमेंडेशन को माने या ना माने वो उसकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है लेजिस्लेशन से रिलेटेड, जीएसटी के लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो पावर्स है वो इक्वल पावर्स दी गई यूनियन और स्टेट्स को। इसके बाद जो आर्टिकल 246A है वो स्टेट्स को इक्वल पावर देता है लॉज बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। आर्टिकल 279A में यह भी लिखा गया है कि ना तो सेंटर ना ही स्टेट एक्चुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे पर कानून बनाने के लिए, है ना। राज्य ये जो है वास्तविकता में कानून बनाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना, एक्चुअली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि वास्तविकता में देखेंगे तो ये इसको ऐसे समझिए कि सीधी बात है कि यहां पर ना तो केंद्र अकेले कोई कानून बनाता है ना राज्य। जो स्टेट काउंसिल जो बनाई गई है जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में, इसमें राज्यों को भी, यूटीज को भी और सेंटर को भी, सबको इसमें क्या दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो कोई जो है यहां पर निर्णय आता है तो वो अकेले किसी एक बॉडी का या एक विधायिका का जो है वो आपका किसी राज्य का या केंद्र बस का उसका निर्णय नहीं है, इसमें सभी की इच्छाओं को महत्व दिया गया है ना। तो जनादेश समझ सकते हैं आप इसको, क्यों, क्योंकि जनता ही चुन के अपने प्रतिनिधियों को वहां पर भेजती है और वही लोग बैठ के वहां पर डिसीजन लेते हैं। तो यहां पर कोई अंतर्निर्भरता नहीं है, एक दूसरे के साथ आम सहमति पर बैठकर जनता के कल्याण को प्राथमिकता पर रखकर यहां पर निर्णय लिया जाता है एक दूसरे की सहमति से। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो भैया अब भी सुप्रीम कोर्ट ने एमपी को बोल दिया कि ये जो आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हो तो वहां पर अब नहीं होगा 26-27% आरक्षण, 14% रिजर्वेशन होगा। और अगले 2 वीक के भीतर जो आपके यहाँ 23,263 लोकल बॉडीज के इलेक्शन पेंडिंग है उसको कराने के लिए आप नोटिफिकेशन जारी करिए, पहली चीज। दूसरा, यहां पर की पॉइंट, ये कंटेक्स्ट हो गया। अब की पॉइंट क्या है, तो भैया तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ट्रिपल टेस्ट आपका स्टैंडर्ड था उसको यहां पर पूरा किया जा रहा है। वो उससे रेफरेंस ले रहा है कोर्ट और बोल रहा है 2010 के निर्णय में ऑलरेडी ये बताया गया था, तो आप किस तरीके से स्थानीय निकायों में अब जो है और आरक्षण बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये भी बोला गया कि स्थानीय निकायों में जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसका जो एक्सटेंशन है 50% के बियॉन्ड नहीं हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा वो। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने अन्य जजमेंट में जो है वो उजागर किया था, जो कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ का जो आपका वाद था 2010 का। अब देखिए क्या लिखा गया इसमें कि भैया ये जो यहां पर बताया गया है कि ये जो आपका ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस था, जो यहाँ पर केस था कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट था, उसमें बताया गया था कि किसी भी स्टेट के अंदर जो आपके स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर किसी स्पेसिफिक समुदाय का जो आपका वहां पर रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर जो प्रतिनिधित्व अगर वो कम है तो उसके लिए आंकड़े इकट्ठा करना पड़ेगा, उनके पिछड़ेपन की जांच करना पड़ेगा कि भैया इनका राजनीतिक पिछड़ेपन या आर्थिक पिछड़ेपन, राजनीतिक पिछड़ेपन का क्या दायरा है, क्या आयाम है, उसके लिए स्पेसिफिक एक कमीशन बनाया जाएगा, तब उसके द्वारा वहां पर कोई निर्णय लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद यहां पर यह बताया गया कि जो भी यहां पर रिकमेंडेशन देगा ये आयोग, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से वो आपका न्यूट्रल डिसीजन होगा, न्यूट्रल डिसीजन होगा। निकाय वार यहां पर प्रावधान किए जाएंगे। इसको ऐसा समझिएगा कि यहां पर जो प्रावधान ऐसा नहीं होगा कि देश में अलग जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग करो, इसमें ऐसा किया जाना चाहिए कि जो भी आरक्षण प्रदान किए जा रहे हैं
वो प्रत्येक जो स्थानीय निकाय हो उनसे संदर्भित हो, ना कि राज्यों से संदर्भित आधार पर अलग अलग हो। ऐसा इन्होंने यहां पर बोला था, ताकि इसको अपने हितों के संदर्भ में राजनेता या लोग उसका उपयोग ना कर सके और यहां पर व्यापक स्तर पर गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि 50% के बियॉन्ड जो है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी आपके ऐसे समुदाय हैं, जो भी आपके पिछड़े वर्ग के समुदाय हैं, उनको आरक्षण जो है 50% से ऊपर सबको मिला के नहीं दिया जा सकता। 50% की जो बेल्ट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया था उसकी क्या मेन पॉइंट्स है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताया करिए आप लोग, तभी मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और हमारी टीम के लिए वही मोटिवेशन है। इसमें जो इश्यूज है वो क्या इश्यूज है उसको देखेंगे हम लोग। तो जो कंटेम्परी डेटा है अभी वहां पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वास्तविक स्थिति जो है कुछ और ही आ सकती है। यहाँ पर ये बता रहे हैं, मुद्दा ये है कि समझिएगा कि जैसे आप कई सारी जातियों को, अब मैं किसी जाति को बोलूंगा तो स्पेसिफिकली उसको आप लोग मतलब माइंड मत कर लीजिएगा, लेकिन कई सारी जातियों को आप देखेंगे तो एक जगह वो जनरल में है, दूसरे किसी स्टेट में वो जो है ओबीसी में है, कहीं पे वो एससी में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये ओवरलैप है। हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि कोई विशेष समुदाय जो राजनीतिक रूप से किसी राज्य में पिछड़ा हो, वहीं दूसरी ओर वही समुदाय दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में राजनीतिक रूप से सशक्त भी हो सकता है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये तो विरोधाभास हो गया फिर, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर मुद्दा है कि भैया एक ही समुदाय का प्रतिनिधित्व भी तो यहाँ पर हाईलाइट करके उन्हीं को जो है वहां पर इसका फायदा दिया जा सकता है और यहाँ पर उसी समुदाय को कहीं पर इस सूची से बाहर रखा जा सकता है। कुल मिलाकर उसको ऐसे समझिए कि किस जाति का इंक्लूजन करना है, समावेश करना है और किसका बहिष्करण करना है, एक्सक्लूजन करना है, इसको करने में भी समस्या पैदा हो सकती है। ये आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। इस जटिल संदर्भ है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो यहाँ पर टैक्स की बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भैया जितना भी बर्डन आ रहा है यहाँ पर वो सेंटर अकेले बियर कर रही है। तो जब तक रेट कम था तब तक तो रेट कम हुआ नहीं। इसका कहने का मतलब ये जब सस्ता आ रहा था क्रूड ऑयल तब नहीं, अब जब प्राइसेस हो गया तब समझ में आया ये, है ना। तब भी रेट जो है ऊपर ही था, पेट्रोल और डीजल का कम नहीं था। चलिए यहाँ पर मुद्दा देख लेते हैं। सबसे पहला वही पुराना टॉपिक है कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ और भारत की जो टोटल हमारे देश की जो आवश्यकता है क्रूड ऑयल की उसका 80% से भी ज्यादा लगभग हम जो है आयात करते हैं। अब जब ये इसका क्राइसिस हो गया, सप्लाई इसकी कम हो गई, इसकी मांग बढ़ गई तो उसका रेट बढ़ गया, डॉलर ज्यादा सशक्त हो गया, रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया तो हमारे यहाँ सारी चीजों के रेट बढ़ गए। चाहे एफएमसीजी में देख लीजिए, खाने की चीजें देख लीजिए या कोई भी चीज देख लीजिए, वो सब महंगी हो गई है। तो ये भारत के लिए एक कॉन्सर्न का सब्जेक्ट है, कॉन्सर्न का क्या है आपका डायमेंशन है। अब यहाँ पर अगर अंतरराष्ट्रीय जो आपका स्तर है, अंतरराष्ट्रीय बाजार है, अगर वहां पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं तो डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट वहां पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है और इससे भारत में जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति की जो दर है वो उच्च हो जाती है, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जब कीमत को कम करना होता है कि जो टैक्स की रेट्स है वो कम कर दिए जाते हैं। इसको एक बात ऐसे समझिए, कोई चीज 10 रुपए की है उसमें टैक्स अगर 4 रुपए लग रहा है तो वो 14 रुपए हो गया। अब वही जो है चीज 10 रुपए का उसमें टैक्स 2 रुपए लगाया आपने 12 रुपए, तो चीज सस्ती हो गई तो लोग खरीदने के लिए ज्यादा मोटिवेट होंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो जीएसटी रेजीम के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी इंपोज करती है जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स किस पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो उसके कारण आप देखते होंगे अलग अलग स्टेट में पेट्रोल डीजल का रेट भी अलग होता है। एमपी में देख लीजिए ज्यादा होगा, आप दिल्ली में देखिए तो एज कंपेयर टू एमपी कम होगा वहां पर, ठीक है ना। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंपोज करती है एक्साइज ड्यूटी, सेज करती है उसमें, है ना। जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेज होता है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेज होता है, तो इस तरीके के कर भी लगाती है केंद्र, ठीक है। राज्य सरकारें जो होती है वैट वगैरह लगाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मुद्रास्फीति की जो समग्र दर है उसको नीचे लाने के लिए, उसको कम करने के लिए इन्फ्लेशन को, पेट्रोल और डीजल की जो आपकी दर है, कर की दर है, उसको किस तरीके से कम किया जाना चाहिए। तो भैया यहाँ पर बता रहे कि नवंबर 2021 में ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था टैक्स रेट किस पे, पेट्रोल और डीजल में। इसके बाद 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर टैक्स रेट को कम किया, भैया करना ही पड़ेगा 8 रुपए पर लीटर, क्यों, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और टैक्स रेट जो डीजल पे था वो 6 रुपए कर दिया था और जो पेट्रोल पे था वो 8 रुपए पर लीटर जो है, और ये 6 रुपए पर लीटर जो है इसमें क्या हुआ था, कमी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें रटना नहीं, कितना कम किया था, कम किया था, दैट्स इट। इसके बाद जो आपका टैक्स रेट में जो रिडक्शन है पेट्रोल और डीजल में, उससे रेवेन्यू लॉस कितना हुआ गवर्नमेंट को वो बता रही है। रेवेन्यू
कितना गेन हुआ ये गवर्नमेंट हाईलाइट करे ना। जब आपका रेट ज्यादा था, ये कमी तो हमने बता दिया भैया, अब बढ़ा है तो जनता के लिए एक कल्याणकारी राज्य की अवस्थापना किसका कर्तव्य? सरकार का। ठीक, तो यहाँ पर भारत सरकार को जो घाटा हुआ, रेवेन्यू लॉस 2.2 लाख करोड़ हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपका अकेला जो लॉस ये बियर कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है भैया हम अकेले कर रहे हैं, इसकी भरपाई कर रहे हैं, है ना, राजस्व नुकसान की। इसके बाद 2020 जनवरी में पेट्रोल और डीजल पर जो टोटल टैक्सेस थे उसमें जो सेंट्रल का पार्टिसिपेशन था 46% था, 20% स्टेट का था, और यही टोटल आपका 66% था। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कर नीति है पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार की, वो क्या है? तो जब भी कभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में कमी होती है, कमी हो गई, अब कोई भी चीज अगर सस्ती हो गई, ठीक, तो उसकी क्या होगी? सस्ती हो जाएगी, और सस्ती हो गई तो उसका रेट, इसका मतलब क्या? मांग कम हो गई। एक बात बताइए, जिस चीज की मांग ज्यादा है और जिस चीज की मांग ज्यादा है, इसका मतलब क्या? कि वो चीज उपलब्ध कम है और लोग खरीदार ज्यादा है। अगर मांग मतलब रेट कम हो गया, इसका मतलब मांग कम हो रही है इसकी, इसलिए रेट गिर गया उसका। तो क्या होगा इसमें सरकार क्या करेगी? थोड़ी टैक्स रेट बढ़ा देगी, ताकि एक जो है एक रैशनल लेवल का इन्फ्लेशन वहां पर बना रहे, है ना। और ऐसा ना हो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए और डिमांड कम हो। हमेशा जो है डिमांड और साइकिल का जो आपका डिमांड और जो सप्लाई है उसका साइकिल जो है वो अप्रोप्रिएट मैनर में हमेशा रोटेट होता रहना चाहिए। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का जो फायदा होता है, ठीक है, वो किसको मिलता है? मेनली वो सरकार को मिलता है, क्योंकि सरकार तो उसमें टैक्स रेट बढ़ा देती है, तो भैया आम जनता को उससे फायदा होता नहीं। इससे रेवेन्यू गेन होता है किसको? गवर्नमेंट को। और वो हाईलाइट नहीं करती गवर्नमेंट। क्यों नहीं करती है? उसको ये भी बताना चाहिए कि अभी रेट कम था और हम इतना टैक्स लगा रखे थे, तो हमको रेवेन्यू में इतना फायदा हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी है अगर वो बढ़ाई जाए पेट्रोल और डीजल में, तो ये कैसे काम करता है? ये एक तरीके का इनबिल्ट आपका निहित कार्बन कर के रूप में कार्य करता है, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो आपका आयाम है उसको हरित ईंधन की ओर बढ़ाने के लिए काम किया जा सके, उस धन का प्रयोग किया जा सके और हरित ईंधन की ओर अर्थव्यवस्था को अग्रसर किया जा सके। ठीक है। इसके बाद ये भी समझिए कि जब हाई रेट टैक्स का जो है वो लगाती गवर्नमेंट, तो जब कभी भी कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं उस स्थिति में ये बफर स्टॉक के रूप में काम करेगा। ठीक है। और वहां पर जो है सरकार उस टैक्स रेट को बढ़ा के नहीं बल्कि थोड़ा कम करके यहां से जो है पैसे का जो है इनफ्लो बना के वहां पर डिमांड और सप्लाई के साइकिल को मेंटेन कर सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हाई जो आपका टैक्सेशन होता है वो क्या इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि भैया रेवेन्यू अपना बढ़ा सके और जो अपने एक्सपेंडिचर है उनको बढ़ा सके। सोशल इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वेलफेयर की कोई स्कीम हो, तो वहां पर वो जो है अपना व्यय कर सके और एक कल्याणकारी राज्य की अवस्थापना को मूर्त रूप प्रदान कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि भैया क्या प्रभाव पड़ेंगे इसकी वृद्धि से, तो सबसे पहली चीज तो ये कि मुद्रा स्थिति की दर जो है उसमें वृद्धि हो जाती, सारी चीजें महंगी हो जाती, क्योंकि सबका कोर पॉइंट है, ये आपका बैकबोन है। ठीक। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेंगे हम तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा हमारा, तो रूपी में डेप्रिसिएशन होगा। डॉलर के कंपैरिजन में रूपी की वैल्यू अभी बहुत ज्यादा कम हो गई है और इससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा और आयात यहां पे महंगा हो जाएगा। आयात महंगा हो जाएगा। जो चीज हम 10 रुपए में खरीदते थे वो 20 रुपए में खरीदेंगे, 15 रुपए में खरीदेंगे, इससे भी लॉस होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? तो सीधी बात तो ये कि राष्ट्र के अंदर राज्य और जो भी आपका केंद्र है इनके बीच में आम सहमति के द्वारा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख के यहाँ पर जो है कार्य किया जाना चाहिए, आम सहमति के द्वारा, सहकारी संघवाद के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है ये भी बोला जा रहा है कि इससे जो फायदा होगा डायरेक्टली कंज्यूमर्स को होगा। ठीक है। इसके बाद कई सारे राज्य जो है वो चाहते ही नहीं कि जीएसटी रेट जो है वहां पर क्या हो? अप्लाई हो। किसमें अप्लाई हो? किसमें अप्लाई हो बताइए? तो अप्लाई हो इसमें, किसमें? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि भैया हमारा लॉस जो होगा लेकिन इससे जो है टैक्स बेस बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंतर्गत आएंगे और लोगों का वेलफेयर होगा, तो वहां पर भी आपसी सहमति की आवश्यकता है। इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है आज का वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन है, उनके टोक्यो में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसका जो अनावरण किया उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो भैया ये फ्रेमवर्क है क्या? तो 2021 में जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी, शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं, जिसमें राष्ट्र प्रमुख जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। किसके बारे में? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। किसने चर्चा की थी? यूएस प्रेसिडेंट ने की थी। इसके बाद आप देखेंगे इसको लॉन्च किया गया प्रेजेंट जो आपकी क्वाड समिट है 2022 उसके दौरान। ठीक। ये यूएस का आपका इनिशिएटिव है और इसके द्वारा इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को बढ़ाना है। कहां पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी आपके इसके उद्देश्य के अंतर्गत आर्थिक ढांचे के विकास को सशक्त करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कौन से ऐसी साइट है जहां पर आर्थिक ढांचे को
और अच्छे से सशक्त किया जा सकता है और सारे जो भागीदार है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि यहाँ पर आर्थिक संदर्भ को और भी सशक्त किया जा सके। उसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, व्यापार के लिए सुविधा है, डिजिटल इकोनॉमी है, प्रौद्योगिकी के स्टैंडर्ड्स है ना, जो चेन सप्लाई है आपकी, डीकार्बोनाइजेशन है, क्लीन एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर के लिए स्टैंडर्ड्स है और भी जो आपके सेक्टर्स हैं उसमें साझा हितों का संवर्धन यहां पर शामिल है। उनको जो है वहां पर उनको ही उद्देश्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, तो सीधी बात है ये ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है इंक्लूड किए गए हैं, जैसे ये कवर करेगा आपका फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डीकार्बोनाइजेशन, टैक्स और एंटी करप्शन। इसके बाद यहां पर आप ये भी देखेंगे कि यहां पर सभी मॉड्यूल में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही मॉड्यूल के भीतर सभी घटकों को यहां पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां पर फेयर और रेजिलियंट ट्रेड की बात की जा रही, क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म का जो आपका फादर है वो कौन है? एडम स्मिथ। कहां? यूएस, ठीक है ना। तो यहां पर अमेरिकी व्यापार जो है प्रतिनिधि करेंगे, इसका नेतृत्व किसका? ये जो आपका निष्पक्ष और स्पष्ट व्यापार का मॉडल है। इसमें कुछ आपका बाइंडिंग भी कमिटमेंट्स है ना, उसके साथ साथ डिजिटल, श्रम और पर्यावरण के मुद्दे भी शामिल हैं। इसमें टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं, बाधा, उनको कम किया जाएगा, इसी से जो है वहां पर ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप समझिएगा कि इसमें ट्रेडिशनल जो है चीजें नहीं, जैसे टैरिफ बैरियर को कम ही करना है, ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पहले भी करते आ रहे हैं हम लोग, एफटीए वगैरह सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा इसमें टैरिफ बैरियर्स और इसकी बात नहीं की गई है, प्रशुल्क वगैरह की, टैरिफ वगैरह की, ड्यूटीज वगैरह की। ये जो है समझौता एक तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था की तरह, मतलब ये ज्यादा अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज्यादा झुकाव इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के रूप में है, ठीक है ना। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें मेंस का कभी भी पूरा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू जो है आज का वो किसान भागीदारी प्राथमिकता, हमारी स्लोगन हमारी गवर्नमेंट लगातार देती जा रही है, एनडीए गवर्नमेंट। ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी 50% जो लोग हैं वो डायरेक्टली जो है और इनडायरेक्टली जो है प्राइमरी सेक्टर से इंडल्ज है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र। इसमें खनन भी आता है, कृषि भी आता है, मत्स्यन भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये याद रखिएगा, केवल कृषक को मत समझिएगा यहाँ पर। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो लोगों की भागीदारी 50% है, लेकिन जीडीपी में इनकी भागीदारी कितनी है? 15%। तो यहाँ पर दिखाई दिया आपको क्या विषमता। तो यहाँ पर समावेशी विकास को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सरकार ने लाया कि भैया किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि भैया इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा जो है कि ये कंट्री वाइड प्रोग्राम है, रीजनल लेवल फॉर फार्मर्स, है ना, एट द रीजनल लेवल फॉर फार्मर्स, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि ये जो है आपका माइलस्टोन बन सकती है किस संदर्भ में? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, पैन इंडिया के संदर्भ में बात करें कंट्री में, जैसे कि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, येलो रिवॉल्यूशन है, स्वीट रिवॉल्यूशन है और भी रेनबो रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बताइएगा सातों डायमेंशन कौन कौन से हैं उसमें, किस किस जो है किस किस खेती को जो है या संवर्धन देने के लिए सरकार ने इस तरीके के रिवॉल्यूशन को यथार्थ रूप दिया है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि ए में दिया गया। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू देखेंगे आज का हम लोग, और जो ये एमसीक्यू इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है इनको देख के बताइए कि कौन सा ट्रू है आपका। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो एक्सपोर्ट है इंडियन सैरामिक्स का और ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स का 2022 में 2021-22 में ये आपका $3.5 बिलियन हो गया। बिल्कुल ठीक है भैया, पहला स्टेटमेंट ठीक है ना, सर्वे का डेटा है, सर्वे आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि भारत जो है वर्तमान संदर्भ में, समकालीन संदर्भों में अभी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, किसका? टाइल्स का वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट भी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।